वी आर लुकिंग एट द टॉपिक व्हाट ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, सभी एसिड्स या बेसिस में कॉमन क्या होता है? देखो, सभी एसिड या बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों आयंस बना सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड H देते हैं, बेस OH देते हैं, तो कंपल्शन है पानी बनना, क्योंकि एसिड जब H देगा H+ और बेस जब OH देगा तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि आखिर ये एक्टिविटी क्या है। आप ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वाले पार्ट में बैटरी लगाई है, ये एक बल्ब लगाया है, और यहां पे देखो इन्होंने क्या किया, रबर का कॉर्क रखा है। ठीक है, रबर का कॉर्क रखा है ताकि ये रबर से ये इलेक्ट्रोड भी फिक्स हो सके, प्लस ये रबर अपने आप में कंडक्शन का काम ना करे। ठीक है, और यहां पे देखो नेल डाइल्यूट HCl, मतलब ये नेल मतलब एक कील लगाई है एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, द नेल मीन्स कील, कील जो अपन घर में यूज करते हैं उस तरह का, और ये डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है। द HCl सोल्यूशन बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेक हो जाए या जो तुरंत अपने डाइल्यूटेड फॉर्म में आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिए, जो HCl है वो H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉरी, जितने भी एसिड्स और बेस होते हैं, ऑल एसिड्स एंड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट। ऑल एसिड्स एंड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट। ये ऑल मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप एकदम दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि एसिड H देता है, बेस OH देता है, वो H और OH जब देंगे जब वो ब्रेक होंगे, समझ में? अगर मान लीजिए मैंने लिखा HCl एसिड है, लेकिन अगर मान लीजिए ये H दे ही नहीं पा रहा है तो काय का एसिड? तो मतलब जब ब्रेक हुआ तभी एसिड कहलाया ना। तो दिस इज अ कंपल्सरी थिंग दैट every substance is said to be acid only when it can donate H+। अगर वो H+ नहीं दे पा रहा है तो हम एसिड नहीं बोलेंगे, कम से कम आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई बच्चा जो 11th में होगा वो मेरी इस बात को इजीली क्रॉस कर सकता है कि सर ये आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि 11th में आपको लुईस को भी पढ़ने को मिलता है, और लुईस बाबा ने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को एसिडिक नेचर बोला था। समझ में आ रही है बात? तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो एसिड है। तो यहां पर तो हम H और OH के बेसिस पे बता रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10th। ओके, यस, सो गाइज दोज हु ऑल आर एब्सेंट, आस्क देम टू ज्वाइन इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन्होंने बताया द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब आप सोचो यहां पे ये बल्ब क्यों स्टार्ट करेगा ग्लो होना? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, ये माइनस है या प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से निकले और ये इलेक्ट्रॉन घूम के जब गए, तो जब ये घूम के जाएंगे तो ये सर्किट तो ब्रेक है क्योंकि रबर लगा है यहां पे, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डिफाइन हो जाएगा और ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, बल्ब जलने का मतलब क्या है कि सर्किट कंप्लीट हो गया। इफ द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग दैट मीन सर्किट इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। किसी भी जगह पे सर्किट कंप्लीट करने का काम वहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट है या वहां पे प्रेजेंट कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब कंडक्टर यूजुअली मेटालिक होते हैं, लेकिन हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो कंडक्टर है वो एक सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक के आप कई तरह से डेफिनेशन दे सकते हो। एक वो सोल्यूशन बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, एक वो सोल्यूशन बोल सकते हो जो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, एक वो सोल्यूशन बोल सकते हो जो इजीली ब्रेक हो सके, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई आपसे बोले क्या शुगर को पानी में डाल के हम इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे नो, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि शुगर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, और क्योंकि आयन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहां पे NaCl के साथ पानी डाल दूं तो यस, तो काम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको आपके क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है कि किसके बेसिस पे आप आंसर कर रहे हो। एवरीवन गिव योर अटेंडेंस फास्ट। Okay, so let's talk about what happened to an acid
or base, what happened to an acid or base in a water solution? देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां पे, आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए क्योंकि ये आपके ही काम की चीज है कि कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन। मतलब एसिड हैज टू गिव H एंड बेस हैज टू गिव OH। ये तकरीबन 100-200 बार मैं बोल चुका हूं और मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज एज पर आर्हीनियस। ठीक है, टिल 10th के बच्चे इसी चीज को समझे। ठीक है, अब क्या होता है, जो H देने वाला है वो H तब देगा जब वो आयनाइज होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि H रिलीज करने के लिए आपको वो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आइदर आप उसको मेल्ट करो अगर सॉलिड स्टेट में है, या उसको आप डिसॉल्व करो। जैसे नमक NaCl आपसे कोई बोलता है कि NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो आप बोलोगे नो, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बोलता है एक्वस NaCl तो आप बोलोगे यस। अगर कोई बोलता है मॉल्टन NaCl तो आप बोलोगे यस। मतलब मॉल्टन और एक्वस यही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहला सकते हैं। समझ में आए? सिर्फ NaCl बोल देने से काम नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात है, जो आप सामने पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या कर रहा है देखो, इन्होंने क्या किया यहां पे, मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं आपके लिए। आप देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पर उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया है, सोडियम क्लोराइड, और इसको ऑब्वियसली पकड़ के रखा है, ड्रॉपर कंटेनिंग क्या? H2SO4। तो जब आप NaCl में H2SO4 डालेंगे तो ये बना लेगा Na2SO4, ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, और ये बनाएगा 2HCl। इफ यू वांट टू बैलेंस द रिएक्शन जस्ट पुट 2 हियर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, यस और नो। अब चक्कर यह है कि यहां पर आपको टेम्परेचर फील होगा, ये पूरी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अब इन्होंने क्या किया, अब देखो यहां पर ध्यान से, इन्होंने क्या किया, यहां पर ये देखो ब्लू लिटमस लेके आए थे, तो ये ब्लू लिटमस देखो ये रेड हो रहा है, ये इस पार्ट को देखो, सिर्फ इस पार्ट को हल्का सा रेड हो रहा है, ब्लू टू रेड हो रहा है। मतलब यहां से एसिड वेपर्स, देखो ना एसिड बन रहा है ना ये, तो एसिड के वेपर्स निकल रहे हैं, जिसके कारण यहां पे ब्लू लिटमस बिकम रेड। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखो, इन्होंने लिखा है गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड मतलब जो ये Cl2 होता है, गार्ड ट्यूब में CaCl2 होता है, वो क्या करता है, जो भी मॉइस्चर या वेपर्स निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा बहुत मॉइस्चर या पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, इन गार्ड्स को या इनके आजू बाजू क्या लगा के रखते हैं, एक ट्यूब लगा, सॉरी ये कैल्शियम क्लोराइड का सपोर्ट लगा के रखते हैं। ठीक है, सुगांश कॉल प्रथम एंड आस्क हिम टू ज्वाइन। ओके बच्चा पार्टी, देखो यहां पे लिखा हुआ है नोट टू टीचर्स। अब इन्होंने नोट टू टीचर्स लिखा, आप एक बार देख लो क्या लिखा है टीचर्स के लिए। इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड, मतलब अगर आप ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो बच्चों को और क्लाइमेट ह्यूमिड है, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड गैस। मतलब अगर आप किसी कमरे पर हो और उस कमरे में क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, खासकर मुंबई जैसी जगह में तो ये बहुत कॉमन चीज है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉर्क ये लगी थी ना, ये कॉर्क, उस पे ये कैल्शियम क्लोराइड का ट्यूब लगाना पड़ेगा कॉर्क के आसपास, ताकि धोखे से भी कुछ भी मॉइस्चर के फॉर्म में HCl बाहर ना निकल जाए। समझ में आ रही है बात? नाउ द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस। देखो हमने पहले देख लिया था कि HCl प्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑब्वियसली। अब देखो HCl को अगर पानी मिल गया, ह्यूमिडिटी रहेगी तो पानी मिल जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। और ये H3O पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक एनवायरमेंट को प्रेजेंट करता है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल HCl निकल रही है वेपर्स के फॉर्म में और आपकी आंखों में गिरती है ये HCl वेपर के फॉर्म में,
तो आपकी आंखों में ऑलरेडी H2 है, तो आपको बहुत तेज जलन होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंख में एसिड चला जाएगा, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत तेज आपको जलन होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यहां पे देखो क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर याद रखना। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन क्या है बेचारा, देखो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव। अभी H पॉजिटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स, 0 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? अब इफ सपोज इट हैज 0 इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट विल हैपन? ये 0 लिखा है, O इलेक्ट्रॉन मत समझ जाना। तो इफ सपोज इट हैज 0 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये स्टेबल है, लेकिन ये क्योंकि आयनिक स्टेट में है, इसलिए इसको कोई ना कोई नेगेटिव चाहिए ताकि उस नेगेटिव से ये एक अट्रैक्टिव आयनिक बॉन्ड बना सके। समझ में आया कि नहीं? दैट इज द रीजन कि जो H3O पॉजिटिव है ये हाईली अनस्टेबल होता है। अरे H पॉजिटिव बोलो या H3O पॉजिटिव बोलो, बात एक ही होने वाली है। समझ में आया कि नहीं? और याद रखना, ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक्चुअली एसिडिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, मैं आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहां पे देखो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने NaOH लिया। अब NaOH देखो कैसा ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। अब ये जो OH निगेटिव है इससे मिलकर H2O बना लेगा वापस, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। बस मॉइस्चर मिल गया तो एसिड ब्रेक होता रहेगा। समझ में आया? अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखा है देखो, इसको पढ़ लो एक बार। All the bases do not dissolve in water. All the bases do not dissolve in water. ये भूलना मत बच्चों, ये आपको समझना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी कि बेस होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो OH देगा। हाँ, आरइनएस तक सब कुछ सही है, हर चीज देखो आरइनएस पे आ रही है। जब आप ये नोट पढ़ते हो ना, तो ये नोट का मतलब होता है आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला NH3, अब NH3 तो हालांकि डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन NH3 में लोन पेयर होने के कारण ये बेसिक नेचर है, ये OH नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। और एल्कली किसको कहते हैं? एल्कली वो है जो पानी में घुल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑल एल्कली आर बेस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। समझ में आया कि नहीं? हालांकि ये बात और है कि यूजुअली हम एल्कली और बेसिस को एक ही टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपसे पूछे NH3 बेस है कि एल्कली है, तो आप बोलोगे कि ये बेस है, एल्कली नहीं है। लेकिन NaOH क्या है? ये बेस है, हाँ ये बेस भी है और एल्कली भी है। तो आप अपने समझने के लिए ऐसा समझो कि जो OH देगा वो बेस है। ठीक है, हालांकि मैं फिर बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, सिंपल चीज है। बहुत सारे लोगों को अपने अपने लेवल पे ये चीजें मैच होती हुई दिखती हैं। मतलब कोई चाहे तो माने, कोई चाहे तो ना माने। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड पीपल, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, now we have identified that all acid generates H plus and all the bases generate OH minus। ये जो all लिखा है ना, मैं इसको बोल रहा हूं ये 10 तक के लिए all मानना, बाद में all नहीं माना जाएगा। ओके, परफेक्ट। and all the bases generate OH minus। we can view the neutralization reaction as follows। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी एसिड H देगा, बेस OH देगा, तो देखो डेफिनेटली क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। ठीक है, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, याद रखना ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है। देयर आर 3 साइंटिस्ट, आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी एंड लुइस। टिल 10th only Arrhenius is important. In 11th, apart from having Arrhenius, we should have to study Bronsted, Lowry and Lewis। तब तक आप लोग हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए ये देखो इन्होंने बताया, दिस इज अ साइनिंग ऑफ वार्निंग। ये यूजुअली एसिड और बेस कंटेनर्स पे बने रहता है। आप जो एसिड बेस के कंटेनर्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो ट्रक एसिड लेके जा रहे हैं या बेस लेके जा रहे हैं, आप देखोगे ये बना रहेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर ये मेटल पे गिरेगा तो मेटल को कोरोड कर देगा, हाथ पे गिरेगा तो हाथ को भी जला देगा। देख रहे हो इस सिंबल का मतलब क्या है? ये जो दिख रहा है ये इट रिप्रेजेंट्स मेटल। तो मेटल पे गिरेगा तो भी जला देगा, इट रिप्रेजेंट ह्यूमन।
तो ह्यूमन के हैंड पे या ह्यूमन बॉडी पे गिरेगा तो उसको भी जला देगा। देखो धुआं धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो इन्होंने बताया टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड to it and swirl it to the beaker slowly. Touch the base of the beaker that there is change in temperature. This is a exothermic process. ठीक है, यूजुअली याद रखो जब भी हम पानी को एसिड में डालते हैं, ये मैंने आपको आईसीएससी वाले बच्चों के साथ बता दिया था, इसको फिर से एक बार देख लो। होता क्या है, ये कल का ही बाय लिखा हुआ अभी तक, देखो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमें एसिड डालना है, याद रखना, और यहां पे वाटर डला हुआ है, तो ये सही तरीका होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एसिड, ये एसिड है और इसके ऊपर आप पानी डाल दो वाटर, ये करना बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। और ये जो एसिड आप डालते हो वो भी कैसे डालते हो, एकदम दोनों के लेयर्स को टच करके बिल्कुल धीरे धीरे यहां से ऐसे करके एसिड गिराते हो, लाइक दिस। कभी डायरेक्ट एसिड वाटर में नहीं डाल सकते आप, अगर ऐसा डालोगे तो जानलेवा हो सकता है, ठीक है। एवरीवन गिव योर अटेंडेंस अगेन। Okay, so now the thing is, whenever guys you are checking this, make sure कि आप वाटर में एसिड डालें, ना कि एसिड में वाटर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एसिड को डालोगे तो एसिड ब्रेक होना शुरू होगा और ब्रेक होके H+ देना शुरू करेगा, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी के निकलने के कारण दिस प्रोसेस रिमेन्स एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिलीज ऑफ हीट इन एनवायरमेंट। समझ में आई बात? सो माइंड इट, वेन एवर गाइज यू पीपल आर परफॉर्मिंग अ डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ वाटर एंड एसिड, मेक श्योर यू आर पुटिंग एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। समझ में आई बात? अगर आपसे कोई पूछता है ऐसा क्यों, तो आप सबसे पहले बात बोलोगे कि क्योंकि दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वाटर के अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो वाटर उस हीट को, उस एक्सेसिव हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, द चांसेस ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेसिव हीट विल बी लेस। लेकिन अगर आप वाटर को एसिड में डालोगे तो एक्सेसिव हीट के कारण बहुत सारा वाटर इटसेल्फ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपकी बॉडी को जला सकता है। समझ में? तो वाटर में डालना एसिड इज गुड, इज करेक्ट, और वो भी डायरेक्टली तो अपन डालते नहीं, ठीक है। सो वी हैव शेरीन, सुगांश, जितेश, याशी, सिद्धेश, ओजस, एवरीवन इज प्रेजेंट। ओके, परफेक्ट, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। मैंने ऑल्दो ये पहले भी बताया था, बस चक्कर क्या है कि बार बार बताना जरूरी है, आप बच्चों भूल सकते हो। देखो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, हाईली एक्सोथर्मिक, मैंने बताया आपको। सो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एनीथिंग। अब यहां पर मैं एक चीज मैं खुद अपनी तरफ से बता रहा हूं कि अगर कोई बोलता है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड के चक्कर में कोई वांदा नहीं है। एसिटिक एसिड को आप डायरेक्ट पानी में डाल दो, या पानी को डायरेक्ट एसिटिक एसिड में डाल दो। अब आप बोलोगे सर क्यों? एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट्स अ वीक एसिड। दो वीक एसिड मोस्टली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। देखो इस एसिड में कार्बन है ना, ये CH3COOH। तो यूजुअली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड होने के कारण हम जब भी इनकी रिएक्शंस कराते हैं, तो ज्यादा हीट नहीं निकलती। दे आर नॉट दैट मच एक्सोथर्मिक कि हमें बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिले। एसिटिक एसिड जिन लोगों को नहीं पता, हमारे घर में यूज होता है, जिसको हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग जानते हो कि विनेगर का इस्तेमाल, जैसे कई लोग क्या करते हैं, होटल वाले, जब आप किसी अच्छे होटल में जाते हो तो क्या करते हैं, विनेगर के अंदर वो डाल देते हैं, अनियन डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे ने नोटिस किया हो तो अनियन डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जो अनियन होता है ना, उस अनियन का तीखापन चला जाता है, जो लगता है ना आंसू निकल आता है, वो चला जाता है, और अनियन है ना थोड़ा टेस्टी फील आता है, तो लोग फिर 2-2, 3-3 अनियन खाना शुरू कर देते हैं। ये बड़े बड़े होटल्स में बहुत कॉमन चीज होती है, विनेगर में डाल के अनियन देना। उससे क्या होता है, जो अनियन का टर्मिनल पार्ट है थोड़ा पिंकिश हो जाता है। आई होप आप सबने देखा होगा, ठीक है। तो ये तरीका अपनाया जाता है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था ड्यूरिंग ऑल्फैक्शन वाले टर्म्स में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, कि अनियन के अंदर जो सल्फर का कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज किया जाता है। इसीलिए जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें ज्यादातर होता है नींबू की शक्ति वाला, ये नींबू की शक्ति वाला वो
ठीक है ना, डिश वॉशर्स में हमेशा एसिड्स का इस्तेमाल किया ही जाता है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह क्लीनिंग हो और स्मेल भी ना आए। सो ऑलवेज रिमेंबर, एज आई सेड, डाइल्यूशन ऑलवेज टेक प्लेस व्हेन एसिड इज एडेड इन वाटर, नॉट वाटर इज एडेड इन एसिड, ठीक है। या इन पिकल्स ऑल्सो विनेगर इज यूज्ड, यस, ठीक है। अब आप बच्चे ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हो, या इफ यू वांट यू कैन टेक ओपिनियंस फ्रॉम योर पेरेंट, बट मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने बहुत एविडेंटली देखा है, ऑल्दो माय किचन सेंसेस आर वेरी पुअर। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड और बेसिस, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सोल्यूशन। गाइज याद करो, मैंने आपको बताया था पहले भी, आज फिर से एक बार बता रहा हूं, कृपया एक बार ध्यान दें। स्ट्रॉन्गनेस का मतलब क्या है? हाउ डू यू से एन एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग या वीक का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मींस वो बहुत ज्यादा H प्लस दे सकता है, बहुत ज्यादा H प्लस दे सकता है, या उसमें जो पानी का अमाउंट है वो बहुत कम है। समझ में? अगर मैं बेस की बात करूंगा तो सिमिलरली सेम पिक्चर रहेगी, वो बहुत ज्यादा OH रिलीज कर सकता है या उस सोल्यूशन में पानी कम है। इन दोनों ही कंडीशन में हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डिफाइन करेंगे। बट इफ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वीक, तो वीक एसिड, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, अगर किसी को वीक एसिड बोलना है तो मतलब वो H प्लस कम दे रहा है, कंपैरेटिवली कम दे रहा है, एंड उसके अंदर पानी कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। या कोई बोलता है कि ये बेस के अगर बारे में बात करेगा तो वो OH माइनस कम देगा या पानी ज्यादा देगा। अब यहां पर एक चीज मैं साफ तौर पे आपको बताना चाहता हूं गाइज, जस्ट मेक श्योर कि आप इस चीज को समझ जाओ। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं HCl, अब ये 1 मोलर HCl है और यहां पे HCl मैंने लिया ये 2 मोलर है, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी ज्यादा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि आप बोलोगे सर दोनों HCl है। समझ में आ रही है बात? तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, किसमें कितना H आयन है। अब यहां पर देखो, मैं एक इसी पिक्चर में एक और चीज ऐड कर रहा हूं। अब मैं HCl की रिएक्शन करा रहा हूं CH3COOH से, ये भी 1 मोलर है। तब अब आप बोलोगे सर दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम है, तो भी HCl ज्यादा एसिडिक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस बताने के कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं, फिर भी दिस इज नॉट द डैम ट्रूथ। व्हाई? बिकॉज any substance can show any kind of acidic nature depends on their pKa values। समझ में आया? अब ये pKa क्या है बच्चों? pKa एक्चुअली ये तो पोटेंसी ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट्स है, बट आप ऐसे समझो Ka ये बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जो जैसे मान लो कोई आपसे बोलता है एसिडिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, और मान लो ऑक्जेलिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। अब इन दोनों में बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ठीक है, मुझे तो पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन आप कैसे मानोगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो उस समय हम क्या करेंगे, पीके वैल्यू से डिसाइड करते हैं। हालांकि ये इसलिए भी ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि ये 2H दे सकता है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन। अगर कोई आपसे बोलता है कि आप कंपेयर कीजिए HCl और H2SO4 को, देखो बहुत सारी चीजें हैं, आप समझते जाओ बस। HCl, H2SO4 और H3PO4। अब अगर मैं इन तीनों का सिमिलर कंसेंट्रेशन ले लूं तो ये भी 1 मोलर है सपोज, ये भी 1 मोलर है सपोज, और ये भी 1 मोलर है सपोज। इफ वी आर टेकिंग 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ऑल 3 एसिड्स, देन comparatively this will be the acidic trend. Why? Because it is releasing 3H, it is releasing 2H and it is releasing 1H। मैं फिर एक चीज बोल दूं, क्या ये बिल्कुल सही है? नो, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये डिपेंड करेगा अदर कंडीशंस पर। अदर कंडीशंस मतलब कैसे? मान लीजिए हमने H3PO4 डाला, लेकिन उस समय कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी इसके साथ था। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ था तो ये जो H है, कुछ H उसने स्ट्रॉन्ग बेस ने ले लिए, तो हमारा कंपैरिजन गड़बड़ हो गया। हाँ, यूजुअली या एक नॉर्मल ट्रेंड में दिस विल बी द ट्रेंड। तो हमने कई चीजें देखी, कभी हमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखना रहता है,
कभी कौन कितना H दे रहा है ये देखना रहता है, कभी कौन कितनी आसानी से H दे सकता है ये देखना रहता है। तो आप एक तरह से नहीं समझ सकते। हां, टिल 10th आप तो ये देख लेना कि कौन कितना H दे रहा है, उससे काम चल जाएगा, और या कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है, इससे काम चल जाएगा। समझ में? टिल 10th थिंग्स आर ऑसम, perfect. Let's move ahead now. So this is something they are telling, we have to do this by making use of universal indicator. Guys, जैसे फिनोफ्थलीन हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था। तो मेथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि वो एसिड्स में भी कलर देते हैं और बेसिस में भी कलर देते हैं। समझ में? मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आई हैव गिवन यू सम क्लू अबाउट पीएच। आई रियली बिलीव आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं, खटाखट आप देख लो इसको। पीएच के बारे में मैंने आपको बताया था। बेसिकली पीएच क्या है? सबको पता है कि पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, बट प्रॉब्लम यह है कि पीएच पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन है, दैट मींस इसमें पूरा का पूरा ध्यान एसिड्स की तरफ जाएगा, क्योंकि एसिड्स ही एच देते हैं। तो एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं पीओएच, और ये पीओएच जाता है पोटेंसी ऑफ OH माइनस। ऑब्वियसली ये बेसिस को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। किसका? पानी का ब्रेकिंग। तो जब पानी ब्रेक होता है तो इक्वल नंबर ऑफ H एंड इक्वल नंबर ऑफ OH बनाता है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमको पता है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। तो जब भी H और OH निकलता है तो ये जो डिसोसिएशन होता है, इस डिसोसिएशन में Kw की जो वैल्यू आती है, व्हाट इज Kw? Kw इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब पानी का डिसोसिएशन तो एक जैसा ही होगा ना, क्योंकि चाहे आप HCl की रिएक्शन NaOH से कराओ, चाहे HCl की रिएक्शन KOH से कराओ, तो चाहे कुछ भी हो, ये OH देगा, ये H देगा, तो ले देके H2O तो एक जैसे ही बनेगा ना। चाहे इसका H ले लो, इसका OH ले लो, तो कोई भी रिएक्शन करे, लेकिन पानी तो भाई एक जैसे ही बनेगा, पानी में थोड़ी ना डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? तो Kw इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये कितनी होती है? ये होती है 10 to the power -14। ये फिक्स है, और अगर ये फिक्स है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? H प्लस और OH माइनस पर। लेकिन चक्कर क्या है, ये दोनों सेम होते हैं, H और OH। तो मैं H प्लस की जगह फिर से OH की जगह फिर से H प्लस लिख दूं, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा H प्लस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 10 to the power -14 विच इज इक्वल टू 10 to the power -7। और अगर मैं इसको लगा देता हूं, इधर की जगह हटा रहा हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए अपन को, तो अगर मैं इसको लगा देता हूं इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, इस फॉर्मूले में लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 to the power -7, तो यू विल बी गेटिंग 7। इसका मतलब ये हुआ कि जब pH 7 आएगा तो POH भी 7 आएगा, और वो कंडीशन ऐसी होगी जब H और OH एकदम सेम होंगे, और उस समय को आप क्या बोलोगे? कि ये न्यूट्रल है। समझ में आई बात? हां, मुझे पता है आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, तो आपके काम की चीज मैं अब आपको फिर से बता देता हूं। बच्चों, कम बैक टू द पीएच पार्ट। पीएच देखो डायरेक्ट कैसे आया वो मैं नहीं बताना चाहता था, मैं चाहता था कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो अबाउट पीएच। गाइज, थोड़ा ध्यान से और धैर्य से मेरी बात को रिवाइज करके देख लेना, सुन लेना, याद से समझ लेना, नहीं तो बड़ा परेशानी होगी। ठीक है? एंड यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली इफ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। हर चीज संभव है, हर चीज हो सकती है, अगर आपको उसकी कीमत पता हो। जैसे लॉकडाउन से पहले लोगों को ऑनलाइन क्लास कितना असर डाल सकती है लाइफ में नहीं पता था, लेकिन देखो जब उन्होंने सोचा तो आज देख लो सबके सामने कि ऑनलाइन क्लासेस कमाल कर रही हैं। तो लेट्स टॉक अगेन। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है? किसी को अगर ये पसंद नहीं है नेगेटिव चीजें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 1/H प्लस। ठीक है ना? ये हो गया pH का फॉर्मूला। ठीक है? तो एक pH स्केल भी होती है, pH स्केल। अकॉर्डिंग टू pH स्केल हम उसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, ये 0 से लेके 14 तक होती है। 7 यहां आता है विच रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल, और इस न्यूट्रल में दिस रिप्रेजेंट्स एसिड, मींस बिलो 7 is acid and above 7 is base. This is pH scale. Similarly we have POH also. हाँ, मुझे पता है POH बहुत रेयर है, आपने कम सुना होगा,
तो POH के लिए फॉर्मूला हो जाता है POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस या लॉग 1 बाय OH माइनस। समझ में आया? और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो pH, जैसे pH स्केल है वैसे ही एक और स्केल बन जाती है जिसको बोलते हैं POH स्केल। ठीक है, POH स्केल बनती है। और वो POH स्केल क्या है वो भी देख लो। ये गई 0 से 14 तक की कहानी, बीच में आ गया 7, तो यहां आ जाते हैं बेस और यहां आ जाते हैं एसिड। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर अटेंडेंस फास्ट एंड इमीडिएटली। सेकंड, आपको यह याद रखना है कि ये जितने भी मैंने एसिड या बेसिस के बारे में बताया, आपको इतना बस अपने दिमाग में रखना है कि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। टिल 10th एसिड और बेस के ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने पहले लिखे। ठीक है, चलिए तो देखो इन्होंने दिखाया हुआ है, अगर एसिडिक नेचर है तो H प्लस आयन का इंक्रीज होगा, और अगर बेसिक नेचर है तो H आयन का डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर सुन लो, ये बिलो सॉरी टिल 10th ये चीजें ज्यादा मायने रखी। 11 12 में तो आपको डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट आंसर्स करने ही है, कोई दिक्कत नहीं। डन, चलिए 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 बढ़ते हैं आगे। गाइज लेट्स टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस। अगर इन्होंने दिया है तो अपन ले लेते हैं। ये देखो इन्होंने हमें कुछ कंडीशन बताई है कि कलर ऑफ पीएच पेपर क्या होगा। इन्होंने यहां पे लास्ट में शायद ये देखो पीएच पेपर दिया है। ये देखो पीएच पेपर और लिटमस पेपर में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएच पेपर एंड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर एसिड है तो ब्लू टू रेड, और अगर बेस है तो रेड टू ब्लू। बस भैया इसको इतने से ही मतलब है। लेकिन जो पीएच पेपर होता है वो अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देता है। जैसे हमारे स्टमक में जो एसिड होता है, आप लोगों को सबको पता होगा, जो स्टमक का एसिड होता है वो देखो ये इस कलर का आएगा, आपको इस कलर का। समझ में आया? सुगांश, देश, याशी, वेर इज शेरिन? ओके शेरिन भी है। वेर इज प्रथम? प्रथम इज नॉट देयर। सुगांश कॉल प्रथम अगेन एंड आस्क हिम कि उसकी मम्मी से आज शाम में बात करेंगे और 100% बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक जूसेस की बात कर रहे हैं तो देखो ये इस तरह का है। लेमन जूस देखो, आप देखो एक ही पेपर है। बच्चों मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पीएच पेपर होता है ना, इसमें जो कलर आ गया उस कलर से मैच करके बता दिया जाता है कि यहां पे क्या लेवल का एसिड है या क्या लेवल का बेस है, एक ही पेपर में। ठीक है, डिफरेंट कलर आते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पाते हो वो बेसिक होता है तो आपको ये कलर आ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है तो ये कलर आ जाता है। प्योर वाटर नियरली 7.4 हल्का बेसिक होता है। हम एकदम न्यूट्रल पानी नहीं पीते, आप लोग याद रखना हमेशा, एब्सोल्युटली न्यूट्रल पानी नहीं पीते। समझ में आई बात? तो इन सब चीजों को यहां पे आपको अरेंज करना है यहां पे। ठीक है, जैसे स्लाइवा बिफोर मील एंड आफ्टर मील। अब आप बोलोगे सर बिफोर मील और आफ्टर मील में क्या डिफरेंस होता है? भाई बिफोर मील क्या होता है? बिफोर मील वो लेस एसिडिक होता है, इट इज मोर बेसिक, और जब आफ्टर मील देते हो तो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और लेमन जूस वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, कलरलेस एरिएटेड मतलब जैसे सोडा पानी, सोडा वाटर। ठीक है, कैरेट जूस ये सब आप है ना देख लेना, पीएच वैल्यूज देख लेना, नेट से गूगल से भी निकाल के आप यहां पे वैल्यूज डाल देना, जो यहां पे दिए हैं वो डाल देना, बाकी नेट से निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है ये बेटा आपको याद, वैसे भी आपको याद नहीं रखना है, बस वो एक्टिविटी है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ। बच्चा पार्टी में आपको बहुत अच्छी तरह बता देता हूं। प्लांट्स हो या एनिमल्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लांट्स हो या एनिमल्स, सभी में एक पंगा है, एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत होती है बॉडी ऑर्गन्स को काम करने। जैसे मैं आपको बताता हूं, स्टमक जो है ना, स्टमक पीएच 1.5 से पीएच 2 के आसपास काम करता है।
स्टमक का नेचर कभी बेसिक की तरफ जा ही नहीं सकता अगर इंसान जिंदा है तो, पहली बात। और इंटेस्टाइन जो है, कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक पे ही काम करती है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब स्टमक का कंटेंट, स्टमक में जो भी फूड रहता है वो ऑब्वियसली थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, तो जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन में उस एसिड के कारण कुछ एक्टिविटीज या रिएक्शंस या इंपल्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण बाइल जूस, बाइल सॉल्ट और पैंक्रियाटिक जूस ये सब आके उस फूड पे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? ताकि उसको न्यूट्रलाइज भी कर दें प्लस उसको बेसिक कर दें, नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन काम करेगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है। जैसे सबसे पहले देखो ये लिखा है, और बॉडी वर्क्स एट अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मैं आपको बता देता हूं, कई बार जब लोग बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बहुत सारी चाय पी लेते हैं या बहुत सारे मेडिसिन खा लेते हैं, तो उनके बॉडी का या उनके ब्लड का पीएच क्या हो जाता है? वो और नीचे चला जाता है। समझ में? या वो टुवर्ड्स एसिड चला जाता है, बिलो 7। और जब वो एसिड की तरफ जाता है तो उस इंसान को बहुत जलन होती है, उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत अजीब सा बेचैनी होती है। और कई बार बहुत सारी बीमारियों में, जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या बहुत सारी बीमारियों में क्या होता है, जैसे पथरी वगैरह, जब किसी को स्टोन वगैरह हो जाता है तो भी उसकी बॉडी का पीएच क्या होता है? टुवर्ड्स एसिड चला जाता है। समझ में? बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि डू नॉट ड्रिंक कोल्ड बिवरेजेस या कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एक कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, वो आपके बॉडी को बेसिकली क्या करता है? एसिडिफाई करता है। और जब वो एसिडिफाई करता है तो हम इस रेंज से नीचे आ जाते हैं, 7.0 से 7 इस रेंज के नीचे आ जाते हैं और हम बहुत आसानी से बीमार होने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे यहां देखो, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। और ये एसिड रेन के कारण आपको पता है कि जैसे ताजमहल है, ताजमहल का कलर फेड हो रहा है, या बहुत सारे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो खराब होने लगते हैं। आप सोचो, सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स या बिल्डिंग्स को नुकसान होता है वो एसिड रेन से ही होता है। अगर नॉर्मल रेन गिरेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जैसे आपकी गाड़ी अगर बाहर रखी हो, बारिश का टाइम है, तो आपकी गाड़ी का कलर फेड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड रेन है वो धीरे धीरे क्या करेगा? आपकी गाड़ी के कलर को ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। When acid rain falls into river, it lowers the pH of the river water and the survival of aquatic life is such river become difficult। और ये भी सही बात है, बहुत सारे जगह पर तो हालांकि ये आपको एविडेंटली नहीं दिखता है, क्योंकि लोग जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके मरने पे लोगों को ज्यादा फील नहीं आता, क्योंकि उनको पता भी नहीं चलता। बट दिस इज द ट्रूथ कि बहुत ज्यादा एसिड रेन, इस साल तो देखो एसिड रेन कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू टू कोरोना बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है एनवायरनमेंट में। नहीं तो क्या होता है, जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों से SO2 और NO2 ये हवा में जाते रहते हैं, और ये SO2 के साथ जब वेपर मिलता है, वाटर वेपर, तो ये H2, SO3 और NO2 के साथ ये मिलके HNO2 या HNO3 इस तरह के एसिड्स बना लेते हैं, और ये एसिड पानी के साथ नीचे गिरता है, और इसी को अपन एसिड रेन कहते हैं। तो यस, हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव एनवायरनमेंट रहता है, हमारी बॉडी पे तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, शायद नोटिस किया होगा, कि डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देता है वो दे आर बिटर इन टेस्ट। यूजुअली जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है दे आर मोस्टली बिटर इन टेस्ट। और बिटर क्यों होते हैं? क्योंकि बिटर मीन्स दे आर मोर बेसिक। इफ दे आर मोर बेसिक, दैट सिंपली मीन्स कि वो आपके बॉडी के पीएच को जो नीचे गया है उसको कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज होंगे। मैं आपको बताऊं, एक मेडिसिन होती है जिस बहुत सारे नामों से आती है, जैसे बी सिट्रामीन बोलते हैं, बी सिट्रामीन, है ना, या शॉर्ट में आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे उसको एल्कलाइजर बोलते हैं, एल्कलाइजर। इसका नाम ही एल्कलाइजर है ताकि आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाए। और मैं आपको बताऊं, ये जो एल्कलाइजर होता है ये भयानक भयानक कड़वा होता है, भयानक कड़वा होता है, इतना कि दिमाग खराब हो जाए। लेकिन ये एक ढक्कन जब आप पीते हो ऑब्वियसली पानी में मिला के, तो ये आपकी बॉडी को एकदम रिलीफ देता है, खासकर तब जब आपको सीवियर एसिडिटी है, या जैसे मैंने आपको बताया यूटीआई वगैरह है। समझ में आया?
हालांकि आप बच्चे हो तो अभी तो आपको ये सब नहीं होगा फेस करने के लिए, बड़े होते या आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स को तो मेरी बातें तुरंत समझ में आ जाएंगी, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पीएच ऑफ द सॉइल। गाइज वी एज इंडियन डिपेंडिंग ऑन सो मच ऑफ आवर एग्रीकल्चर, अपने एग्रीकल्चर पर हम बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। हमारे पूरे गवर्नमेंट और पूरी इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड करती है कि कैसी अच्छी क्रॉप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो क्रॉपिंग है, उस क्रॉपिंग के लिए आपको सॉइल का पीएच पता होना जरूरी है। कई जगह पर क्या होता है, कई जगह पर जो सॉइल का पीएच है वो बहुत कम हो जाता है, इट बिकम मोर एसिडिक। और अगर आप उसको बेसिक ना बनाओ, मैं बात कर रहा हूं जिनकी वो बंजर जमीन होती है, बंजर मतलब जिसमें कुछ भी फसल ना उगे, तो उन फसल्स को पहले क्या करते हैं, उन क्रॉप्स को पहले क्या करते हैं, उस लैंड को बेसिकली क्या करते हैं, उसका पीएच बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पीएच बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको बहुत दिनों तक मॉइस्ट रखते हैं, या हो सकता है उसको पूरा उस जमीन को ही पलट दें। ठीक है, बंजर जमीन का तो तरीका ही है, उसको पूरा अल्टा पल्टी कर दो। अल्टा पल्टी मतलब नीचे की जमीन को ऊपर लेके आ जाओ, ऊपर की जमीन को नीचे पहुंचा दो। तो धीरे धीरे ये सब तरीके हैं। तो क्या होता है, सॉइल का पीएच पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता करना है कि आपके घर के या आपके बैकयार्ड में जो क्या बोलते हैं पीएच क्या है सॉइल का, तो आप 2 ग्राम सॉइल को लेके पानी डाल दो 5 ml, और टेस्ट ट्यूब में आप चेक करो, शेक करो, और यूनिवर्सल इंडिकेटर या आप वो इंडिकेटर पेपर, पीएच पेपर लेके चेक कर सकते हो क्या पीएच है। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने ये पहले ही बता दिया आप लोगों को कि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम रहता है, नियरली 1.5 से लेके 2.5, बहुत होगा तो 2.5, और ऑल एन एवरेज 1.5 से 2 के बीच होता है पीएच। 1.5 से 2 मतलब 1.5 to 2। सो द पीएच इज अ की थिंग, क्योंकि जब हम खाते हैं किसी भी फूड को, उस फूड में कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ भी बैक्टीरियाज हैं या कुछ जर्म्स हैं, दे गेट एब्सोल्युटली किल्ड by those acid, and yes, the acid will become very very useful in terms of protecting our body। ठीक है, जैसे आप मिल्क पीते हो तो मिल्क जो होता है, मिल्क में भी एसिडिक होता है, लैक्टोबैसिलस होते हैं। ठीक है, तो मिल्क, इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि मिल्क पीना बहुत जरूरी है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, पूरी की पूरी कॉलोनी इन योर लार्ज इंटेस्टाइन में। कई बार है ना, कुछ लोग ज्यादा मेडिसिन ले लेते हैं, उस मेडिसिन का उनको लूज मोशंस आ जाते हैं। क्योंकि आपने ज्यादा मेडिसिन ले लिया, ज्यादा एंटीबायोटिक ले लिया, तो उस एंटीबायोटिक ने गुड बैक्टीरिया को ही मार दिया। आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आता है, योकुट करके एक ड्रिंक होता है, तो बोलते हैं ना ये गुड बैक्टीरिया, बट वो एक्चुअली गुड बैक्टीरिया मीन्स दे आर जस्ट गिविंग यू छाछ मतलब दैट इज कॉल्ड व्हाट वी से वाटर मिल्क बोलते हैं ना उसको, छाछ या मट्ठा बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो वो वही है, बट उसको उन लोगों ने थोड़ा ऐसा दिखा दिया है कि एक्टर एक्ट्रेसेस को दिखा दिया, तो अपन लोग ज्यादा खरीदते हैं उसको। तो कुल मिला के कि हमारी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी एक्सेप्ट स्टमक इज बेसिक, और माउथ से लेके एनस या हेड टू लेके टो पूरी बॉडी पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, जैसे देखो दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, ये दांतों के बारे में तो बहुत जरूरी है गाइज। जो दांत होते हैं, मैंने आपको फाउंडेशन लेक्चर्स में ये बात सब बताई थी कि जो हमारे दांत होते हैं, उन दांतों के में जैसे एक दांत ये हो गया, ठीक है, और दूसरा दांत ये हो गया, इन दांतों के बीच में अगर कुछ फूड आर्टिकल फंस गया, तो ये फूड आर्टिकल धीरे धीरे डीके होता है, डीके होके क्या होता है, वो एसिड रिलीज करता है, और वो एसिड इनेमल को कोरोड कर देता है, या इनेमल को खत्म कर देता है। ठीक है, और जैसे ये इनेमल खत्म हो गया, देखो ये लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ये मेन चीज होती है जो होती है इनेमल मतलब इनेमल इतना हार्ड होता है कि वो हड्डियां तक चबाने में आपकी मदद कर देता है। जो नॉन वेजिटेरियंस है ये मेरी बात अच्छी तरह समझ जाएंगे। हाँ, बटर मिल्क, यार सही बात है जितेश, पहली बार सही चीज बोला, मैं वाटर मिल्क बोल दिया, सॉरी, मेरे मुंह में था और निकल नहीं रहा था वो। तो ये जो मठा बोला था ना, मठा को बटर मिल्क भी बोलते हैं। सो जो इनेमल होता है, इनेमल इज द प्रोटेक्टिव कोट, ये शाइनी होती है, इनेमल हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे दांत का, और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट,
और ये इतना हार्ड सब्सटेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें कैल्शियम है और ये कैल्शियम एसिड से रिएक्ट करता है, तो जब कोई कचरा फंस जाता है, वो डीके होता है, तो एसिड रिलीज होता है, उस एसिड की इस कैल्शियम से रिएक्शन होती है और धीरे 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 क्या होता है, वो पूरा जो इनामल है वो हट जाता है और आपका दांत जो था उसकी प्रोटेक्टिव कोट वैनिश हो जाती है और फिर धीरे 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 क्या होता है, वो फूड आर्टिकल वहां पे रह के टूथ डेके कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि जब आप खाना खाते हो उसके थोड़ी देर बाद आप ब्रश कर लो, सोने के बाद, सॉरी, सोने के पहले और उठने के बाद, दोनों बार ब्रश करने को बोलते हैं ना, मतलब रात को सोने के पहले कर लो और सुबह उठने के बाद 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, सो दैट द चांसेस ऑफ लूजिंग दीज काइंड ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम टीथ बिकम हाई। और अगर फूड रुकेगा नहीं तो डिके होगा नहीं, और डिके होगा नहीं तो सब कुछ सेफ रहेगा। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, यस, जैसे हनी बी, अब ये काटती है ना तो एसिड छोड़ती है, इसलिए आपको बहुत जलन होती है, जगह पूरी लाल लाल हो जाती है, सूज जाती है, इरिटेशन एंड पेन। जो ये होता है ना रेड एंट, रेड एंट तो फेमस है, वो एक एसिड रिलीज करती है जिसका नाम होता है फॉर्मिका या फॉर्मिक एसिड। इसे रेड एंट को फॉर्मिका बोलते हैं, इनका नाम होता है, रेड एंट का नाम फॉर्मिका होता है। क्यों? क्योंकि दे रिलीज फॉर्मिक एसिड। समझना है? बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी तरह के एसिड्स को रिलीज करते हैं ताकि बहुत ज्यादा जलन हो। आपने सुना होगा शायद कि जब कभी ये बिच्छू काट लेता है, ओजस होम्योपैथिक डॉक्टर क्या देता है वो उससे जाके पूछना बेटा, है ना, हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो जितने भी लोग होते हैं क्या बोलते हैं, जब कभी कोई इंसेक्ट काट लेते तो बोलते हैं नमक रगड़ो या थोड़ा सोडा लेके रगड़ो। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो कोई इंसेक्ट काट लेता है तो उस जगह पे एसिड आता है और अगर आप बेस की इससे रिएक्शन कराओगे तो इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जो आपने यूजुअली देखा होगा। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज